आज हम देखेंगे आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हरेक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थीं। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए उसके अर्थ क्या थे? अलग अलग थे। भाई, सबकी आवश्यकताएं अलग अलग महसूस होती थी, तो सभी को क्या लगेगा? स्वराज का अर्थ भी क्या लगेगा? अलग अलग लगेगा। ये देखते हैं कौन किस प्रकार से विचार रखता था, कौन क्या सोचता था। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यवर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए। वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसिल में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार नहीं किया। ठीक है ना। आइए, आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग एक शब्द है, इसका शब्दार्थ भी पूछा जा सकता है, तो आप इसके शब्दार्थ को क्या करेंगे एक बार देख लीजिएगा। यह है आपके सामने। प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। ठीक है ना। घेराबंदी एक तरह से कह सकते हैं। और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला तो लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे। जो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़ों के मुकाबले प्रायः महंगा होता था। चूंकि मिलों में क्या था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई थी, उसमें बड़ी बड़ी मशीनें थी जो हजारों की मात्रा में कपड़ों को तैयार करती थी, इसलिए उसका मूल्य क्या होता था? कम होता था। लेकिन खादी उद्योग जो था, चूंकि इसमें लोग काम करते थे, हाथ के द्वारा कपड़े तैयार करते थे, तो वो चीजें क्या होंगी? महंगी होंगी। गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे? ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों का स्थापना जरूरी थी, ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया क्या थी? बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। आइए एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं आपके लिए। यहां दिया गया है गतिविधि एक। मान लीजिए कि साल 1920 चल रहा है। आप सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी को असहयोग आंदोलन से जुड़ने का आह्वान करते हुए एक पोस्टर बनाइए। तो उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे। बहुत आसान ही है आप लोगों के लिए, और इसमें किसी सहयोग की आवश्यकता होगी तो आप ले भी सकते हैं। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया था। ग्रामीण इलाकों के विद्रोह की बात कर रहे हैं यहां। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चले किसानों व आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र
इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पे उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो, दमनकारी जमीनों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। जमींदारों का बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ सामान्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थीं। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिसने कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1920 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पे कब्जा कर लिया गया था। बहुत सारे स्थानों पे स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे। गांधी जी ने ऐलान कर दिया कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाइयां और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। ठीक है, तो हमने कहा ना, जो किसान है उसके लिए क्या है कि जमींदारी व्यवस्था से वह क्या था, असंतुष्ट था। तो गांव के लोगों ने कहा कि भाई गांधी जी ने इस आंदोलन का आह्वान इसीलिए किया है ताकि किसानों को क्या होगी, उनकी जमीनें मिलेंगी स्थायी रूप से और बेगारी प्रथा का क्या होगा, अंत हो जाएगा। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार का कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन यहां देखिए, आपके बेगार का अर्थ है, कुछ शब्दावलियों के अर्थ दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं यहां पे। क्षेत्रों की तरह यहां भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में न तो मवेशियों को चरा सकते थे, न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पहाड़ों के लोग परेशान और क्या थे, गुस्सा थे। अब जो कि पहाड़ी लोग हैं, निवास करने वाले लोग हैं, तो उनके लिए जीवन आधार क्या है, जंगलों की लकड़ियां। भाई उस समय गैस तो थे नहीं या इतने संसाधन मौजूद नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी का तो नामो निशान भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो समस्याएं क्या थी, जटिल थी। पहाड़ी लोग थे, उनके लिए तो भाई जंगल ही सब कुछ था, जीवन निर्वाह के लिए सर्वाधिक उपयोगी था। लेकिन उसी के लिए क्या किया था, अंग्रेजी सरकार ने पाबंदी लगा दी थी। तो उन लोगों ने इस आंदोलन का यही मतलब समझा कि गांधी जी क्या है, जंगलों पर हमारे कब्जे को फिर से वापसी कराएंगे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था, बल्कि उन्हें लगता था कि उनके परंपरागत अधिकार भी छीने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाली अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं।
वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू के व्यक्तित्व में से चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। देखिए इनके जो नेता थे राजू, उनका चूंकि लोग मानते थे कि वो क्या है, एक सटीक खगोलीय विद्वान है और गोलियां भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। राजू महात्मा गांधी की महामना के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा भी किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। ठीक है, चूंकि गांधी जी अहिंसावादी थे और देखिए यहां इन्होंने क्या किया, उसका अर्थ ही बदल दिया। इन्होंने कहा कि सिर्फ हिंसा से ही क्या हो सकता है, आजादी प्राप्त हो सकती। गुरडम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। आइए एक और देखते हैं पॉइंट 2.3। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि वे उन चार दीवारी से अब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गांव से संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और यह इजाजत उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। जब इन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, लेकिन अब तो हर एक को गांव में जमीन मिल जाएगी, लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई की। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। उनके लिए यह एक ऐसे युग का घोतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं था। ये देखिए गोरखपुर इलाके का एक चौरी चौरा स्थित क्या है स्थान है जिसके बारे में बताया गया है। यहां बाजार से गुजर रहा था एक शांतिपूर्ण जुलूस, पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। ठीक है।